नमस्कार। वो दिन जिसका इंतजार था और वो परिणाम जिसका इंतजार था। पिछले 2 महीने से लगभग मैं यहाँ पे डेरा डाल के बैठा हूँ कर्नाटका में। चुनाव का विश्लेषण करने के लिए नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं। इसमें जो अपना इस यज्ञ में जो 2 बूंद आहुति यदि हम दे सकते हैं घी की, तो वो देने के लिए बैठा हुआ था। ये दिलू कर्नाटका की तरफ से पीछे कन्नड़ में जो है बैनर, ये है वेक अप कर्नाटका, जागो कर्नाटका। हमने एक संगठन बनाया था, प्लेटफॉर्म तमाम जन आंदोलनों का, और उसकी तरफ से हम काम कर रहे थे। तो आज शाम को लड्डू खाने को मिले। लेकिन ये बात मैं अब लड्डू की नहीं कर रहा, समझने के लिए कि कर्नाटका का ये जो परिणाम है, इसे हम कैसे समझें, कौन जीता, किसकी हुई हार, और क्या है हमारे लिए आगे के सबक। आपको कोई भी बता देगा कौन जीता, भाई कांग्रेस जीती। कौन हारा, थोड़ी दबी जुबान में बताएंगे जी शायद बीजेपी हारी। लेकिन कहानी ये नहीं है। दोपहर से जब से परिणाम पता लगे हैं, 4 किस्म के अर्ध सत्य या 4 झूठ मीडिया में चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कल तक जो कहते थे कि बीजेपी जीतेगी, मोदी जी का जादू चलेगा, वो सब अब जब सब कुछ पासा पलट गया, जब एग्जिट पोल तक में उन्होंने कहा नहीं नहीं त्रिशंकु रहेगा, पता नहीं किसका होगा, अंततः तो कुमार स्वामी ही कुछ करेंगे। अब उन बेचारों को कुछ रोजगार तो ढूंढना है, तो अब रोजगार ढूंढ के 4 अर्धसत्य लाए हैं। पहला अर्धसत्य ये है कि दरअसल ये कोई बीजेपी की हार नहीं हुई है, सामान्य सी चीज है। बीजेपी का वोट तो देखिए ना वैसा ही है। दूसरा ये कि कांग्रेस जीती नहीं है, ये तो कर्नाटका में हर 5 साल बाद सरकार पलटती रहती है, उसी का एक एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या आप ज्यादा रीड कर रहे हैं। तीसरा अर्धसत्य ये कि दरअसल बीजेपी की लोकल लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल है। अगर मान ही लिया कि बीजेपी हारी है, तो भाई लोकल लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल है, नेशनल को बीच में क्यों घसीटते हो। और चौथा अर्धसत्य ये कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि स्थानीय नेतृत्व था, सारा मामला स्थानीय का है, राहुल बाबू की क्या बात है। चारों बातों में छोटा सा सच का अंश है, चारों बातों में झूठ का पुलिंदा है। पहली बात आप लीजिए, ये कहना कि कर्नाटका में तो सामान्य है, हर 5 साल बाद होता है, इसमें क्या नई बात है, कांग्रेस कहां जीती है, ये तो एक रूटीन सी कर्नाटका की घटना है। तथ्य तथ्य ये है, ये बात बिल्कुल सच है कि कर्नाटका में 1985 के बाद से किसी भी सरकार को, चुनी हुई 5 साल की सरकार को दोबारा मौका नहीं मिला है। लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ा बहुमत सन 1989 के बाद किसी सरकार को नहीं मिला है। पिछले 30 साल से क्या चल रहा था कि सरकार पलटती थी 5 साल बाद, लेकिन पलटती थी तो त्रिशंकु विधानसभा में ये पार्टी थोड़ी सी आगे, फिर गठजोड़ और ये सब कर कर आके होती थी। एक दो बार सरकार स्पष्ट बनी तो वो तभी जब सामने वाली पार्टी टूट गई थी, जैसे बीजेपी टूट गई थी, येडियुरप्पा ने एक अलग पार्टी बना ली थी। पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड था वो था 132 सीट का, एसएन कृष्णा के जमाने में 1999 में। तो ये पहली बार हुआ है पिछले 34 साल के बाद किसी पार्टी को 132 से ज्यादा सीट और 43% वोट आया है। सामान्य नहीं है। कोई कहे कि सामान्य बात है, उसको जरा आंकड़े दिखा देना भैया, पिछले 5-7 चुनाव को आप देख लो कौन कितने वोट से जीता है। और याद रखिए, बीजेपी एक बार भी सामान्य बहुमत लेके जीती नहीं है। सरकार 3 बार बना चुकी है, लेकिन हमेशा चोर दरवाजे से। तो ये सामान्य घटना नहीं है। दूसरी, ये कहना कि बीजेपी के वोट तो उतने ही हैं, फिर इसमें सच का अंश है। पिछली बार भी बीजेपी को 36% थे, कांग्रेस को 38% थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम थी। इस बार बीजेपी के 36 हैं, कांग्रेस के 43 हो गए हैं, और इसलिए बीजेपी हार गई है। तो कहते हैं बीजेपी के वोट तो वहीं के वहीं हैं, ये तो जनता दल के वोट गिर गए, इसकी वजह से कांग्रेस जीती है। ये बात भी झूठ है। ये बात झूठ इसलिए है कि यदि आप कर्नाटका के प्रमुख रीजन देखें, प्रमुख क्षेत्र, उत्तर कर्नाटक के 2 क्षेत्र, हैदराबाद कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका,
बीच में मध्य कर्नाटका और साइड में कोस्टल कर्नाटका। इन चारों क्षेत्रों में बीजेपी के वोट गिरे हैं और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं कि कांग्रेस के बढ़ गए, जनता दल के घटे, यानी जनता दल से इनका कोई मतलब नहीं था। जनता दल इन इलाकों में बहुत बड़ी फोर्स नहीं है। जनता दल का सारा मामला तो केवल दक्षिण कर्नाटका का था। दक्षिण कर्नाटका में बीजेपी के वोट बढ़े हैं। केवल वो जो मैसूर का इलाका है और बेंगलुरु का इलाका है, मैसूर में खास तौर पे बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसकी वजह से लगता है कि बीजेपी का वोट वहीं का वहीं है। दरअसल बाकी पूरे कर्नाटका में बीजेपी का वोट गिरा है। तो बाकी कर्नाटका के बारे में तो स्पष्ट कह सकते हैं बीजेपी का वोट गिरा है, अनपॉपुलर हुई है, कांग्रेस का वोट बढ़ा है। लेकिन दक्षिण कर्नाटका की क्या स्टोरी है वो भी बता देता हूं। वो स्टोरी ये कि पिछली बार बीजेपी का जनता दल सेकुलर से एक अनकहा सा गठबंधन था। बीजेपी ने जनता दल सेकुलर के मुकाबले में कमजोर उम्मीदवार खड़े किए थे ताकि कांग्रेस ना जीतने पाए। इस बार बीजेपी ने दमदार उम्मीदवार दे दिए, बीजेपी का वोट बढ़ गया। बीजेपी मतलब ये कि बीजेपी का जनाधार बढ़ा नहीं है। यहां पे बाकी सब इलाकों में जनाधार गिरा है। यहां जो बीजेपी का जनाधार होना चाहिए था, पहले भी था, उम्मीदवार खड़े कर दिए, वहां पे पहुंच गया। तो ये बात सच नहीं है कि बीजेपी लोकप्रियता में आज भी वहीं की वहीं है। और वैसे भी अगर आप वहीं के वहीं हैं और कोई दूसरा बहुत आगे जा रहा है तो कुछ तो अंतर है ना, लोगों ने कुछ तो आपको रिजेक्ट किया होगा। तीसरी ये बात कि कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप जिम्मेवार है इस जीत के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस कर्नाटका की कोई उत्तर प्रदेश वाली कांग्रेस नहीं है, गहरी कांग्रेस है। इस पार्टी का जनाधार है, हर गांव में इसका नाम लेवा है और कांग्रेस के पास बड़े जनाधार वाले नेता हैं। सिद्धरमैया हुए, खड़गे जी हुए, डीके शिव कुमार हुए। सिद्धरमैया का खास तौर पे बहुत बोलबाला है यहाँ पे, ये बात सब सच है। इनकी वजह से जीती है, बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन क्या इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई योगदान नहीं है? जिस तरह से हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, स्थानीय नेतृत्व का, खासतौर पे राज्य नेतृत्व का योगदान है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्या किया? मेरे ख्याल से तीन चीजें की राष्ट्रीय नेतृत्व ने। पहला, भारत जोड़ो यात्रा, जिसने कर्नाटका का मूड बदलने की शुरुआत की। इसका प्रमाण मांगते हैं, मैं प्रमाण आपको साधारण बता देता हूं। जिन 21 विधानसभा क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, उन 21 विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार कांग्रेस को 5 सीट आई थी, इस बार 17 सीट आ गई है। बीजेपी को 9 सीट थी, सिर्फ 1 रह गई है। मैं नहीं कह रहा कि केवल भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुआ, लेकिन इतना बड़ा बदलाव तो हुआ। इन 21 सीटों में पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी का वोट लगभग बराबर था। इस बार कांग्रेस, बीजेपी का वोट 2% गिर गया और कांग्रेस का 10% बढ़ गया, जो कि बाकी कर्नाटका में नहीं हुआ है। तो कुछ तो भारत जोड़ो यात्रा ने कंट्रीब्यूट किया होगा ना। दूसरी चीज जो नेतृत्व ने की वो ये कि नेतृत्व ने, खासतौर पर रंजीत सुरजेवाला जिनको भेजा गया था इस काम के लिए, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि स्थानीय स्तर पे कांग्रेस एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम करे। पहली बार कांग्रेस यूनाइटेड थी, बीजेपी डिवाइडेड थी। राष्ट्रीय नेतृत्व की इसमें कुछ भूमिका रही। और तीसरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार यहां पे जमीन पे उतर के प्रचार किया। केवल उनकी वजह से बदलाव हो नहीं, उनका योगदान रहा होगा ही। तो ये अर्धसत्य है ये कहना कि केवल और केवल स्थानीय स्तर पे किया गया। और चौथा और सबसे बड़ा झूठ ये कि जो कुछ हार हुई है बीजेपी के स्थानीय नेताओं की वजह से हुई है। देखिए ना, मुंबई कितना बेकार था। 2-3 बात सोचिए, ये अगर मुंबई बेकार थे, निकम्मे थे, तो उनको बनाए रखने का फैसला किसने किया था? उन्हें लाने का फैसला किसने किया? उन्हें बनाए रखने का फैसला किसने किया? जिस महंगाई की वजह से कर्नाटका की जनता त्राही त्राही कर रही थी, वो महंगाई क्या मुंबई जी ने पैदा की थी या मोदी जी ने पैदा की थी? और तीसरा, मोदी जी जिन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी, 1-2 बार नहीं 9 बार यहां पे आए, किसी बहाने दूसरे बहाने, और आखिरी दिनों में तो अपनी पूरी प्रतिष्ठा इसमें झोंक दी, उनका कोई दोष नहीं है। एक सिंपल सा नियम बताऊं राजनीति का, अगर आज बीजेपी चुनाव जीत गई होती तो किसके गुणगान हो रहे होते?
जिसके गुणगान हो रहे होते, जिसको श्रेय मिलता, उसी को दोष मिलना चाहिए। और अगर कांग्रेस हार जाती तो टीवी पे किसके बारे में थू थू हो रही होती, किसको गालियां पड़ रही होती? जिसको गालियां पड़ रही होती उसी को श्रेय मिलना चाहिए, उसको भी श्रेय मिलना चाहिए। तो सामान्य बात है ना। अब दिक्कत इन चैनलों के साथ ये है, हमारे सारी मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े अखबार तो नहीं, अभी ये जो जितने टीवी चैनल हैं, कि परसों तक कह रहे थे कि मोदी जी ने आकर पूरा चुनाव बदल दिया, बस अब मोदी उतर आए हैं, सब कुछ पलट जाएगा। और आज कह रहे हैं मोदी जी का तो कोई लेना देना ही नहीं था इस चुनाव से, क्यों बात कर रहे हो? आप देख रहे हैं तर्क क्या है। जो चैनल गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के चेहरे के रूप में राहुल गांधी का चेहरा लगाते थे और बीजेपी के चेहरे के रूप में मोदी का चेहरा लगाते थे, याद रखिए तब तक खड़गे जी कांग्रेस के प्रधान बन चुके थे, अध्यक्ष बन चुके थे। नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब भी नड्डा और खड़गे कर सकते थे नहीं था, तब पता था बीजेपी जीतेगी, तो राहुल का चेहरा लगाओ, मोदी जी का चेहरा लगाओ, राहुल हारे मोदी जीते। मैंने कहा भैया इस बार भी दोनों का चेहरा लगा दो ना, पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारा। ये नहीं करेंगे। तो ये चार अर्धसत्य है जो कि सच हमसे छुपाने की जो कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, किसे श्रेय मिले किसे नहीं मिले, कौन नाम। राजनीति में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं। एक गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या जीता, क्या हारा? अगर कांग्रेस जीती तो किन कारणों की वजह से जीती, बीजेपी हारी किन कारणों की वजह से हारी, क्या हारा? क्या हारा का पहला उत्तर तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी का निकम्मापन हारा। यहाँ की सरकार बेहद निकम्मी थी, की सरकार के खिलाफ गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग इसको भ्रष्ट मानते थे, 40% सरकारा मानते थे। लोगों का गुस्सा इस पे आया, लोकतंत्र में जैसे भ्रष्ट सरकार हारती है वैसे ही हारे। और ये बात शुरू से थी। देखिए जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी से मुझे लग रहा था कर्नाटका की जनता निकम्मी सरकारों को बर्दाश्त नहीं करती है, इस सरकार ने निकम्मेपन की हद क्रॉस कर दी है, तो ये सरकार तो हारेगी, ऐसा शुरू से लग रहा था। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हारी हैं, निकम्मापन हारा, भ्रष्टाचार हारा, अहंकार हारा। ये कि सरकार वरकार खराब चलाएंगे कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार कर लेंगे कोई बात नहीं, बस और अपराधियों को प्रमोट करेंगे कोई बात नहीं, बस आखिरी दिनों में आके हिंदू मुसलमान कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अहंकार हारा और हिंदू मुसलमान की राजनीति, द्वेष और घृणा की राजनीति, एक समुदाय को दूसरे से भिड़ाने की राजनीति और इस पे घर में आग लगा के रोटी सेकने की राजनीति हारी। और ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि सांप्रदायिकता खत्म हो गई, वो बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन कर्नाटका की जनता ने कहा कि ये सवाल मेरा इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल नहीं है, सवाल को थोड़ा साइड में रखो ना, मुझे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे 10 किलो चावल मिलता था वो नहीं मिल रहा, बाबा ये सवाल है, बाकी सब छोड़ो। ये सबसे बड़ा सवाल के रूप में आया। और सांप्रदायिकता की राजनीति, ये सामान्य बात नहीं है। कर्नाटका ऐसा नहीं कि जहां जहां बीजेपी जीत गए उसको सांप्रदायिकता की हार हम बता दें। कर्नाटका में इन्होंने क्या कसर नहीं छोड़ी सांप्रदायिकता का खेल खेलने में। वो कर्नाटका जो कि सद्भाव की धरती के रूप में जाना जाता था, उस कर्नाटका में हर तरह की जहर का बीज बोने की कोशिश की गई, खुल्लम खुल्ला सरकार के नाम से। कर्नाटका में हिजाब के नाम पे कंट्रोवर्सी, अजान होनी चाहिए कि नहीं इसके बारे में कंट्रोवर्सी, लिंचिंग, लव जिहाद, टीपू सुल्तान अच्छा था कि बेईमान था और कितना खराब था, देशद्रोही था, टीपू सुल्तान को कैसे कुछ वोकलिगा लोगों ने मारा। मतलब जातिवादी राजनीति की आप हद देखिए कि किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को पैदा किया गया कि टीपू सुल्तान को उन्होंने मारा, कोई लेना देना नहीं, टोटल एकदम झूठ वो चलाया, किताबें बदली। और बाकी सब जब नहीं चले तो फिर बजरंग बली चलाया। ये सब चलाने के बाद जो पार्टी हारे उसमें आपको इतना तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, अगर वो ये सब ना करते तो आप कहेंगे ठीक है बीजेपी दूसरे सब मुद्दे रहे। लेकिन जब ये सब तर्क चले, तीर ये सब चलाए गए तर्कश से निकाल के, और उसके बाद अगर बीजेपी हारे तो इतना तो कहना पड़ेगा
कि ये नफरत की राजनीति हारी। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई नफरत का बाजार, नफरत की कुछ दुकान बंद हुई और मोहब्बत की दुकान खुली, अब खुलेगी चलेगी तो बाद में देखना पड़ेगा भाई, लेकिन नफरत और मोहब्बत का खेल तो था, नफरत हारी है। मोहब्बत नहीं तो कम से कम नफरत का विरोध करने की बात जीती है, फिलहाल नफरत को बाजू में रखने की बात जीती है। उधर क्या जीता फिर? कांग्रेस जीती कहना पर्याप्त नहीं है, किसको श्रेय दिया जाए ये बहुत छोटी बातें हैं। क्या जीता? इसमें जीता एक नया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो कि पूरे देश के लिए उपयोगी हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड। हमारा समाज एक पिरामिड की तरह है। ऊपर बैठे हुए लोग, पिरामिड को दो हिस्सों में आप बांट दीजिए। ऊपर का जो हिस्सा है छोटा है लेकिन ऊपर है, और नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। इस बार कर्नाटका में जो पिरामिड के नीचे वाले लोग थे, उन्होंने उनकी राजनीति हुई, उन्होंने जम के कांग्रेस को सपोर्ट किया। चारों चीजों में, पिरामिड के चार अंश में, सिर्फ गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा। औरत मर्द, औरतें 11% लीड औरतों में बीजेपी को थी, एक एग्जिट पोल ने दिखाया। आदमियों में सिर्फ 5% थी, यानी कि औरतों में बहुत बड़ा मार्जिन मिला। गांव और शहर, गांव की सीटें आप देखें, बीजेपी को गांव की, शहर की सीटें जितनी मिली थी पिछली बार, मोटे तौर पे उतनी ही सीटें रही हैं, कोई 5-7 सीटें कम हुई हैं। लेकिन गांव में पिछली बार बीजेपी को 60 के करीब सीट मिली थी, घट के इस बार 30 से कम रह गई, एकदम आधी हो गई है गांव की सीट। तो सीधे सीधे गांव के वोटर ने बीजेपी को हराया है। यहाँ पे जो बीजेपी की हार है, 30 सीट बीजेपी की सीधी गांव से कटी है। तीसरा, जाति का सवाल। कर्नाटका में कहते हैं अहिंदा। आप टीवी पे सुनते रहते होंगे लिंगायत, वोकलिंगा, लेकिन इसके अलावा कर्नाटका का एक फॉर्मूला है अहिंदा, जिसमें इन सब सवर्ण जातियों और ये जो सशक्त जातियां हैं, लिंगायत और वोकलिंगा, इनको छोड़ के, क्योंकि ये सारे मिला के कर्नाटका का 1/3 है सिर्फ, जो 2/3 बच जाते हैं, जिसमें अन्य ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, ये सब लोग हैं। इन सब के समर्थन के आधार पे कांग्रेस चुनाव जीती है। और चौथा सवाल गरीब अमीर का। किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का जो गरीब है, उसने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया है। दलित में भी जो अमीर है, उसने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। लेकिन लिंगायत में जो गरीब है, उसने कांग्रेस की तरफ वोट दिया है। तो जाति के हिसाब से, गरीब अमीर वर्ग के हिसाब से, शहर गांव के हिसाब से, पुरुष औरत के हिसाब से, चारों तरीके से बॉटम ऑफ द पिरामिड ने इस बार अपने आप को एसर्ट किया है, अपनी बात को आगे रखा है, और उससे बदलाव हुआ है। और ये एक नया फॉर्मूला है। बीजेपी की राजनीति अब तक ये थी कि आप टॉप ऑफ द पिरामिड को पूरी तरह से यूनाइट कर दो, और नीचे वालों को या तो डिवाइड कर दो, या उनमें से केयरफुली एक आधी फांक निकाल लो, अपने साथ जोड़ लो और काम चला लो। इस बार ये राजनीति काम नहीं आई है, और ये एक फॉर्मूला है जो कि बाकी पूरे देश में जा सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस इसके प्रति सजग हो, दूसरी पार्टियां इसके प्रति सजग हों, और इस वर्ग को इकट्ठा करने का काम किया जाए। इस बार कांग्रेस ने समझदारी से अपने जो 5 गारंटी दी, क्योंकि मैनिफेस्टो वही था, बाकी मैनिफेस्टो तो कोई पढ़ता नहीं है, ये 5 गारंटियां इसी वर्गों के बारे में थी। तो कांग्रेस ने कम से कम समझ लिया कि हमारा कौन वोटर है, उसके प्रति हमें कहां खड़े होना है। इस फॉर्मूले की जीत हुई है एक एजेंडा की जो कांग्रेस ने दिया। एजेंडा, बाकी सब बातें अलग हैं। किसानों ने जो मांगी, उनमें से अधिकांश कांग्रेस ने मानी, बीजेपी ने जिक्र भी नहीं किया। चाहे वो आशा वर्कर की मांग हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो, चाहे वो मजदूरों की मांग हो, इन तमाम चीजों को कांग्रेस अपने एजेंडा में लेके आई। और जैसे मैंने कहा, जो 4 प्रमुख गारंटियां थी, बाद में 5 जोड़ दी गई। 2 महिलाओं के लिए, एक बेरोजगार के लिए, एक बिजली जो कि निम्न मध्यम वर्ग तक जाएगी, और एक राशन जो कि सब गरीबों को मिलेगा। इस एजेंडा की कांग्रेस ने इस एजेंडा पे फोकस किया, और जब जरूरत हुई तो बजरंग दल वगैरह का नाम लेने से भी परहेज नहीं किया, पीएफआई का नाम लेने से भी परहेज नहीं किया।
तो इससे साबित होता है कि पॉजिटिव एजेंडा, बशर्ते कि वो एजेंडा आपके अपने वोटर से अलाइंड हो, वो जीत सकता है। और जीत हुई जमीन पे काम करने की। बहुत वक्त बाद कांग्रेस ने देर से ही सही मगर जमीन पे काम किया, और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, तमाम जन आंदोलनों ने मिलकर काम किया कर्नाटका में। ये जो येदिलु कर्नाटका जिसकी तरफ से मैं आया हूं, येदिलु कर्नाटका कर्नाटका के तमाम जन संगठनों का एक समन्वय है, जिन्होंने मिलकर 103 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम किया और कर्नाटका को नफरत की राजनीति से मुक्त करवाने के लिए किया। यानी कि अगर देश में इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ कर्नाटका का नहीं है, ये फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो सकता है। लेकिन देश में तभी लागू हो सकता है अगर हम इस फॉर्मूले के आधार पे काम करें, अगर हम सिर्फ सो ना जाएं, अगर हम इस फॉर्मूले को लेके ठीक तरीके से पूरे देश में इसको अप्लाई करें। यही है सबक। सबक क्या नहीं निकालने चाहिए मैं बता दूं पहले। सबक ये है, पहला सबक जो मैंने कहा नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए एक अच्छी टीम और महान टीम में यही फर्क होता है। एक अच्छी टीम होती है, चुनाव लड़ती है, मैच लड़ती है, मैच खेलती है, मैच में जीत जाती है, खिलाड़ी जश्न मनाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन एक महान टीम वो होती है जो मैच जीतने के बाद बैठ के सोचती है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, अगली बार नहीं करेंगे, उस पर कैसे सुधार करें। तो आज की जीत से जो गलत सबक निकाले जा सकते हैं वो ये कि भाई अब तो देखो बस कर्नाटका से शुरू हो गया, अब तो 24 तक जीत जाएंगे। वैसे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अगर कोई सोचता है तो बहुत मूर्खता की बात है। कर्नाटका की जीत से ये भी गारंटी नहीं बनती है कि मध्य प्रदेश या तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस जीतेगी, गारंटी नहीं है। ये भी गारंटी नहीं है कि कर्नाटका में ही लोकसभा के अंदर कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि कर्नाटका इसमें बार बार स्विच करता रहा। काम करना पड़ेगा। पहला, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये मत मान लीजिए कि सांप्रदायिकता हार गई है, बहुत जहर डाला इन्होंने, उस जहर को निकालने में बहुत वक्त लगेगा। बस यूं समझिए उस जहर को निकालने के लिए एक तैयारी के लिए, पांव रखने के लिए जगह मिल गई है, बस इतना ही काम अभी तक हुआ है। ये मत सोचिए कि मोदी जी की लोकप्रियता फिलहाल का तिलिस्म जो है वो टूट गया है, अभी टूटा नहीं है, छेद होना शुरू हुआ है, और ये अडानी वाला मामला दूर तक जाएगा, लेकिन काम करने की जरूरत है। और ये भी मत समझ लीजिए कि जिसने मैच जीत लिया उसकी बैटिंग भी ठीक थी, बॉलिंग भी ठीक थी, फील्डिंग भी ठीक थी। नहीं, अगर इस तरह का फेवरेबल माहौल बीजेपी को मिला होता तो मेरा अनुमान है बीजेपी 136 नहीं हो सकता है, बीजेपी 163 या 180 सीट जीत जाती। बहुत कुछ है जो कि विपक्ष को सीखना है, बहुत कुछ है जिसमें अभी उन्हें इंप्रूव करना है, और वो काम, वो चुनौती आज हमारे सामने है। कर्नाटका ने 2024 जिता नहीं दिया, बस कर्नाटका ने 2024 का दरवाजा खुला रखा है। मैंने कहा था कर्नाटका भारत के स्वधर्म को बचाने का कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र में, इस लड़ाई में विजय मिली है, लेकिन अभी ये जंग, ये कुरुक्षेत्र जारी है, लंबा है, 18 दिन का, 18 बरस का, पता नहीं कितना लंबा है ये जंग। आज की जंग जीती गई है, लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है। कर्नाटका ने बस दरवाजा खुला रखा है, क्योंकि अगर कर्नाटका में बीजेपी जीत जाती तो समझिए 2024 का दरवाजा तो आज ही बंद हो जाता। वो नहीं हुआ है, जंग जारी है, और कर्नाटका ने एक रास्ता भी दिखाया है, एक राह दिखाई है, एक मॉडल दिखाया है, एक फॉर्मूला बताया है जिस पे काम करने की जरूरत है। एक लंबे संघर्ष की शुरुआत भर है जिसमें काम करना है, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है लंबे संघर्ष के लिए भी। सत्ता से संघर्ष और समाज से संवाद। जमीन पे संघर्ष करना होगा, सड़क पे आके संघर्ष करना होगा लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से, लेकिन साथ में समाज के साथ सर झुका के संवाद करना होगा, सीखना होगा, पूछना होगा। जो लोग हमसे अलग राय रखते हैं उनकी राय सुननी होगी, उस समाज से अपना एक संबंध, नाता जोड़ना होगा। और ये काम येदिलु कर्नाटका ने किया, यही काम हम भारत जोड़ो अभियान में कर रहे हैं। आप में से जो सब लोगों को लगा हो
कई लोगों को लगा कहाँ जाके कर्नाटका में बैठे हो, क्या होगा। सच बात है, मैं तो कहता था भैया मैं तो कन्नड़ा नहीं बोल सकता, मेरे किए कौन सा 2 वोट यहाँ पे हिलने वाला है। लेकिन अगर पीछे रह के भी मशीन में 2 बूंद तेल ही डाल सकते हैं तब भी हम करेंगे। जो अपना काम हो सकता है वो धर्म हम अपना पूरा करेंगे। और यहाँ से एक संतुष्टि लेके जा रहे हैं कि कम से कम वो धर्म हमने पूरा किया, लेकिन साथ में जिम्मेवारी लेके भी जा रहे हैं। और ये जिम्मेवारी सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये जिम्मेवारी केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना तक नहीं है, केवल 2014 तक, 24 तक नहीं है, उससे आगे की जिम्मेवारी है। और ये काम हम भारत छोड़ो अभियान में कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग अब जुड़ना चाहें इस लंबे काम के लिए, आपने देखा एक जगह कोशिश की, असर हुआ, अब बाकी देश में करना है। इस देश को बचाने की लंबी लड़ाई है। अभी तो शुरुआत हुई है, एक छोटा सा कदम है। इस शुरुआती लड़ाई में एक विजय प्राप्त हुई है, लेकिन ये सोने का और आराम करने का वक्त नहीं है। कुछ आगे के लिए संकल्प करने का वक्त है। बस आखिर में एक बात और कह दूं, आज मुझे कुछ वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे 1977 में महसूस हुआ था, जिसके कारण मैं राजनीति में आया, राजनीति के विश्लेषण में आया। 77 में इमरजेंसी के बाद मुझे याद है वो दिन, मार्च का महीना था, काउंटिंग हो रही थी, हम सब सड़क पे खड़े थे और आकाशवाणी कह रही थी कि केवल आंध्र प्रदेश के रुझान आ रहे हैं और वहां कांग्रेस आ गई है। तब बीबीसी लंदन से मार्क टली का डिस्पैच आया कि पूरे उत्तर भारत में आंधी चल रही है, कांग्रेस हार रही है, इंदिरा गांधी और संजय गांधी खुद पीछे चल रहे हैं। और जनता में क्या बिजली कौंध गई थी। उस दिन मुझे दिखा था, आह, ये होता है लोकतंत्र। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ समाज है। एक तरफ अहंकार है, दूसरी तरफ जनता है। वही बात मैंने देखा, एक तरफ सब कुछ, सत्ता, ईडी, आईटी सेल, पुलिस, दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ, सारा मीडिया, देश का 90% मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल इनकी तूती बजाते हुए चल रहा था, जैसे अभियान वो चला रहे हो। और बे इंतहा पैसा, इतना पैसा बहा रहे थे। मनी, मीडिया, मोदी, मशीन, सब कुछ इनके साथ, लेकिन जनता इनके साथ नहीं थी। एक साधारण व्यक्ति जब सत्ता के सामने खड़ा होता है और कहता है मैं हूं ना, वो लोकतंत्र का सबसे सुंदर क्षण होता है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन सुंदर क्षणों को एक लंबा अरसे तक बनाए रखने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हमारी विरासत को बचाने के लिए, हमारे स्वधर्म को बचाने के लिए, इस लड़ाई में हम सब लोग मिल के चलेंगे। कर्नाटका से नई ऊर्जा लेके, नया उत्साह लेके और नए सबक लेके हम आगे चल रहे हैं। हम सब जुड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।